गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा थे डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स की आपने 3 टाइप्स पढ़ी थी, उसमें फंडामेंटल डाटा टाइप्स आप पढ़ चुके हो। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। तो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स में फर्स्ट है टाइप डेफ डिक्लेरेशन। ठीक है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप नाम से ही पता चल रहा है जिसको यूज़र खुद डिफाइन करेगा। ठीक है, जिसको आप खुद डिफाइन करते हो जिस डाटा टाइप को, उनको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। उसमें आप 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक तो टाइप डेफ और एक पढ़ेंगे इनम डिक्लेरेशन। ठीक है, पहले टाइप डेफ पढ़ रहे हैं, फिर इनम करेंगे। टाइप डेफ देखो क्या है। सी सपोर्ट्स अ फीचर टू डिफाइन एन आइडेंटिफायर दैट वुड रिप्रेजेंट एन एग्जिस्टिंग डाटा टाइप। ठीक है, क्या होगा, ये होगी तो वही एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, यानी कि जो आपने फंडामेंटल डाटा टाइप्स जो पढ़ी थी उन्हीं को ही रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन उसको हम नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट डिज़ायरेबल टू हैव इंटीजर एज एन सिनोनिम फॉर इंट, वी राइट द स्टेटमेंट टाइप डेफ इंट और इंटीजर। अब इससे क्या होगा, मतलब ये सिंटैक्स है इसके लिए। क्या, पहले तो आप टाइप डेफ लिखोगे, फिर उसके बाद जिस डाटा टाइप का आप नाम बदल रहे हो वो डाटा टाइप आएगी। जैसे इंट का नाम चेंज करके आप इंटीजर कर रहे हो तो यहाँ पर तो इंट आ जाएगा और यहाँ आप आइडेंटिफायर आ जाएगा इंटीजर। ठीक है, अब आगे आप क्या होगा, जहाँ भी आपको इंट लिखना था, जहाँ भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, पीछे मैं आपको सिखा चुकी हूँ वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो उसमें जब आप इंट लिखते थे डाटा टाइप में, उसकी बजाय अब आप क्या लिख सकते हो, इंटीजर। ठीक है, या यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप आइडेंटिफायर कैन लेटर बी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल। इट टेक्स द जनरल फॉर्म। तो इन जनरल क्या है, ये तो एग्जांपल है। इन जनरल फॉर्म सिंटैक्स क्या है, पहले आप लिखेंगे टाइप डेफ, उसके बाद वो टाइप लिखेंगे जिसको आप जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है वो यहाँ पर लिखोगे, और उसके बाद यहाँ पर आएगा आइडेंटिफायर जिसको आप एज अ डाटा टाइप अब यूज़ करोगे, और बाद में क्या आएगा, सेमीकोलन। तो ये सिंटैक्स है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। यहाँ इसने सिंटैक्स में बता दिया, वेयर टाइप रेफर्स टू एग्जिस्टिंग डाटा टाइप। ठीक है, लाइक इंट, कैर, इस तरीके से जिसको भी आप कन्वर्ट, जिसका भी नाम आप बदलना चाहते हो। और आइडेंटिफायर रेफर्स टू द न्यू नेम गिवन टू एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, और इसका नाम कन्वर्ट करके जो नया नाम आप रख रहे हो वो है आइडेंटिफायर। ठीक है, द एग्जिस्टिंग डाटा टाइप में बिलोंग टू एनी क्लास ऑफ डाटा टाइप्स इंक्लूडिंग द यूज़र डिफाइंड। जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है उसमें आप कोई भी डाटा टाइप ले सकते हो। फंडामेंटल तो मैंने आपको बताया ही, साथ में इसने कहा इंक्लूडिंग द यूज़र डिफाइंड वन। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप भी यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, टाइप डेफ जस्ट क्रिएट्स अ न्यू नेम फॉर एग्जिस्टिंग टाइप इफ़ इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू टाइप। टाइप डेफ क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है उसी का ही नया नाम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये कोई नई डाटा टाइप को क्रिएट नहीं कर रहा है, सिर्फ डाटा टाइप का नेम वो कन्वर्ट कर रहा है। अब एग्जांपल देखिए कि हम कहाँ यूज़ करते हैं इसका। जैसे फॉर एग्जांपल मंथ्स है। ठीक है, आपको इंटीजर डाटा टाइप्स में मंथ्स ले लिया और आगे आपको मंथ 1 मंथ 2 इस तरीके से उनका नाम देना है, तो आप क्या करोगे, पहले टाइप डेफ, फिर जो डाटा टाइप आप जिसका नाम चेंज कर रहे हो वो इंट, और जो नया नाम रखा वो मंथ्स। ठीक है, अब आगे आप क्या कर सकते हो, जहाँ भी आपको इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स चाहिए थे आप पहले मंथ्स लिख दो और उसको नया नाम दे दो, मंथ 1 मंथ 2 इस तरीके से। ठीक है, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आप एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, और मान लीजिए कि आप उन सारे स्टूडेंट्स का जब डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें आप उनके रोल नंबर डाल रहे हो, उनके मार्क्स डाल रहे हो, इस तरीके से डाल रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे टाइप डेफ। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर तो इंटीजर ही होते हैं, डेसिमल में तो कोई रोल नंबर डालेगा नहीं, तो टाइप डेफ हमने लिखी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप इंट, और उसके बाद मान लीजिए हम बार बार इंट के बाद रोल नंबर नहीं लिख रहे, तो हमने ऐसे कुछ भी नया नाम दे दिया उसको। तो अब आप इंट की बजाय क्या लिख सकते हो, रोल। ठीक है, और फिर आगे वेरिएबल्स के नाम आप कैसे भी दे सकते हो, N1 यानी कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 अप टू सोन जितने भी आप देना चाहो। ठीक है, रोल नंबर जितने भी बच्चे होंगे 30, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। ठीक है, तो अब इससे आपका जो प्रोग्राम है वो रिलायबल हो गया। अब आपको देखकर समझ में आ जाएगा
आप इंट, फिर रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, इस तरीके से अगर वेरिएबल नाम लिखते इतना बड़ा लिखते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो उसकी बजाय आप इस तरीके से कर सकते हो। अब ये सारे ही जो नंबर 1 नंबर 2 जो वेरिएबल नाम दिए हैं ये हैं किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, बस उसका नाम चेंज कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है टाइप डेफ फ्लोट प्रिंसिपल, और फिर आगे प्रिंसिपल को एज अ फ्लोटिंग टाइप यूज़ करके आप वेरिएबल्स के नाम दे सकते हो, प्रिंसिपल 1 1, प्रिंसिपल 1 2 अप टू सो ऑन, और लास्ट में क्या लगाते हो, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइप डेफ एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हो गई। हालांकि ये नई डाटा टाइप क्रिएट नहीं कर रही है, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग डाटा टाइप का ही नया नाम क्रिएट कर रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे इसने पैराग्राफ में यही बताया, वेरिएबल मंथ 1 1 2 ये क्या है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, प्रिंसिपल 1 1 2 ये फ्लोट वेरिएबल्स हैं। मेन एडवांटेज इसने क्या बताया कि हम क्रिएट कर सकते हैं एक मीनिंगफुल डाटा टाइप नेम फॉर इंक्रीजिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम ज़्यादा रिलायबल हो, ज़्यादा रीडेबिलिटी, मतलब समझ में आ जाए। रीडेबिलिटी मतलब कोई अगर आपका प्रोग्राम पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नया मीनिंगफुल नाम क्रिएट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डाटा टाइप का। ठीक है, वेरिएबल डिफाइंड यूजिंग टाइप डेफ ओबे द सेम रूल एज ऑर्डिनरी वेरिएबल। इसने क्या कहा कि भले ही हमने उसका सिर्फ नाम बदला है लेकिन रूल्स वही रहेंगे जो इंटीजर के हैं। ठीक है, वो सेम रूल्स ओबे करेगी जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है, सिर्फ नाम ही तो बदला है तो वही डाटा टाइप, तो रूल वही फॉलो करेगी, यानी कि इन वेरिएबल्स के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हो। आई बात समझ में। ठीक है, दूसरा इसने कहा, सो इफ एनी वन इज डिफाइंड इन अ फंक्शन इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली विद इन द फंक्शन। अगर आप जिस प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो उसका नाम फिर उसी में ही वही रख सकते हो, दूसरा प्रोग्राम जब आप क्रिएट करोगे तो उसमें वो काम नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप विद इन द फंक्शन, आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल्स में, अगर फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन करते हो तो इसका जो स्कोप है, इसकी जो रेंज रहेगी वो बस उस फंक्शन के अंदर ही रहेगी, उस फंक्शन के अंदर ही आप उसका यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम में। ठीक है, उससे बाहर यूज़ नहीं कर सकते। ये था हमारे पास क्या, टाइप डेफ डिक्लेरेशन। उसके बाद नेक्स्ट यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है इनम। ठीक है, इनम का सिंटैक्स क्या है, पहले आप इनम वर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप आइडेंटिफायर लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ डालेंगे। आई बात समझ में। अभी मैं डिटेल में बताती हूँ ये क्या है। पहले सिंटैक्स ध्यान रखना आपको, पहले इनम लिखेंगे, उसके बाद आइडेंटिफायर लिखेंगे यानी कि वो वेरिएबल का नेम, और उसके बाद ब्रैकेट्स में आप वैल्यूज़ डाल के लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। आइडेंटिफायर यहाँ पर क्या है, यूज़र डिफाइंड एन्यूमरेटेड डाटा टाइप है। आइडेंटिफायर क्या है, जो नई डाटा टाइप यूज़र जो इनम एन्यूमरेटेड डाटा टाइप आप बना रहे हो वो आइडेंटिफायर है। इट कैन बी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, इसको आगे फर्दर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, ये डाटा टाइप का नेम है जो इनम टाइप की है। दोज वेरिएबल्स कैन हैव ओनली वन ऑफ द वैल्यूज दैट आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। आगे जब आप उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप इन्हीं वैल्यूज़ में से ही कोई लेगा, वो दैट कैन हैव ओनली वन ऑफ द वैल्यूज दैट आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। जो ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यूज़ दी हैं वो वेरिएबल इन्हीं में से ही कोई वैल्यू लेगा। ठीक है, तो जब आप ये डिफ़ाइन कर दोगे उसके बाद आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे इस नई टाइप के, तो वो कैसे करोगे, पहले इनम लिखोगे, उसके बाद आइडेंटिफायर लिखोगे, और उसके बाद वेरिएबल्स का नाम जो भी आप दोगे v1 v2 अप टू सोन vn। तो ये कैसे वेरिएबल्स हैं, ये एन्यूमरेटेड वेरिएबल्स हैं, और ये वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, कैन हैव ओनली वन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम द रेंज जो आपने ऊपर डिफाइन कर रखी थी ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, दस द असाइनमेंट ऑफ द फॉलोइंग टाइप आर वैलिड। तो अगर आप v3 के अंदर वैल्यू 1 डाल रहे हो, v1 के अंदर वैल्यू 5 डाल रहे हो, तो ये क्या है, वैलिड है, क्योंकि इन वेरिएबल्स में जो वैल्यू डाली है वो इस रेंज के अंदर ही है। क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इनम डे। ठीक है, पहले लिखा इनम, उसके बाद आइडेंटिफायर का नाम हमने क्या दे दिया, डे, और उसके बाद जो भी ब्रैकेट्स वैल्यूज़ हमें देनी थी वो विद इन द ब्रेसेस हमने डाल दी, मंडे ट्यूसडे अप टू सोन संडे, और लास्ट में क्या लगाते हो, सेमीकोलन। हर एक स्टेटमेंट को हम किससे टर्मिनेट करते हैं, सेमीकोलन से। उसके बाद अब वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, वो कैसे बताया मैंने, पहले क्या लिखोगे, इनम, उसके बाद जो आइडेंटिफायर लिखा हमने डे, और उसके बाद ये दो वेरिएबल्स हमने यहाँ ले लिए, वर्क डे और वीकेंड, दो वेरिएबल्स के नाम डाल दिए।
ठीक है। तो अब इन वेरिएबल्स में जो वैल्यू असाइन करोगे वो इन्हीं में से ही करोगे। तो वर्क डे में मैंने क्या डाल दिया, मंडे, और वीकेंड में मैंने क्या डाल दिया, सैटरडे। ठीक है। तो इस तरीके से हम एन्यूमरेटेड डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी जो एग्जांपल हमने किया उसमें डे क्या बन गई है, यूज़र डिफाइंड एन्यूमरेटेड डाटा टाइप बन गई है, क्योंकि इनम के बाद जो आप आइडेंटिफायर लेते हो वो क्या है, एन्यूमरेटेड डाटा टाइप है। और डे जो हमने, जिसका नाम हमने क्या रखा है, डे, और आगे जो वर्क डे और वीकेंड है वो क्या है, वेरिएबल्स हैं, और किस टाइप के, डे टाइप के। ठीक है। दस दे कैन होल्ड वैल्यूज़, इस सेट से वो वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो इसीलिए हमने वर्क डे में वैल्यू क्या असाइन कर दी, मंडे, और वीकेंड में क्या कर दी, सैटरडे। ठीक है। सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन इंटीजर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम, कंपाइलर क्या करेगा, अब ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो लेगा, इंटीजर वैल्यूज लेगा, और कहाँ से स्टार्टिंग कर देगा, जीरो से, अगर आपने नहीं डाली है तो। अगर आप वैल्यू डाल रहे हो तो वही लेगा, अगर नहीं डाल रहे तो वो जीरो से उनकी इंटीजर वैल्यूज डाल देगा और सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है। यानी कि मंडे को वो वैल्यू देगा 0, फिर ट्यूसडे को 1, फिर वेडनेसडे को 2, इस तरीके से वो वैल्यूज करता चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो वी कैन ऑल्सो ओवरराइड दीज ऑटोमेटिक असाइनमेंट बाय असाइनिंग वैल्यूज। अगर आप उनकी वैल्यू ओवरराइड करना चाहो, यानी कि चेंज करना चाहो, तो वो भी आप कर सकते हो। किस तरीके से, मंडे, ट्यूसडे में मेरे को 2 ही लेनी है और संडे में 10 लेनी है, बाकी वो अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेता रहे। तो इस तरीके से मैं चेंज कर सकती हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट मंडे है उसमें देखो आपने वैल्यू असाइन नहीं की, तो वो खुद से उसकी वैल्यू क्या ले लेगा, 0। ठीक है। फिर ट्यूसडे में वैल्यू क्या असाइन कर दी हमने, 2, तो ट्यूसडे के लिए वो वैल्यू रखेगा 2। फिर वेडनेसडे के लिए ऑटोमेटिकली वो क्या वैल्यू असाइन करेगा, नेक्स्ट 2 के बाद क्या आता है, 3, तो सीक्वेंस में चलेगा वो। तो फिर आगे नेक्स्ट थर्सडे आएगा, उसमें 4 वैल्यू डालेगा, तो अब टू ऑन थर्सडे तक वो 6 वैल्यू पर पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर संडे में वैल्यू असाइन नहीं की होती तो वो 7 ले लेता, पर अब अपने क्या डाल रखी है, 10, तो संडे को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 10। ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखें तो वर्क डे में मंडे था, तो वर्क डे को तो क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 0, और वीकेंड में क्या वैल्यू चली जाएगी, 6। ठीक है। अच्छा, उसमें तो आपने वेरिएबल्स को नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर किया था। यहाँ पर आपने पहले तो डाटा टाइप डिफाइन की और उसके बाद फिर आपने वेरिएबल्स को नेक्स्ट लाइन में असाइन किया। ये सारा काम आप एक ही लाइन में भी कर सकते हो। तो इसका दूसरा सिंटैक्स क्या है, अगर आपको एक ही लाइन में कंबाइन करना है तो पहले इनम लिखेंगे, फिर डाटा टाइप का नाम लिखेंगे डे, उसके बाद फिर ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ डालेंगे, और यहीं पर ही फिर आप वेरिएबल्स के नाम जितने भी हैं कोमा डालकर लिख सकते हो, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। ठीक है। तो ये दो आपके पास क्या थी, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स यहाँ पर हमने इस चैप्टर के अंदर 2 ही पढ़ी हैं, फंडामेंटल डाटा टाइप्स और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। ठीक है। अब आपकी बची हैं डिराइव्ड डाटा टाइप्स, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उससे पहले अब हमारे पास टॉपिक आ गया है स्कैनएफ फंक्शन। ठीक है। स्कैनएफ फंक्शन, देखिए स्कैनएफ फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, द स्कैनएफ फंक्शन इज़ यूज्ड टू स्कैन एंड फॉर्मेट इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड से आपको कोई भी वैल्यू स्कैन करानी है या इनपुट करानी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, स्कैनएफ फंक्शन। जैसे पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सम ऑफ 2 वैल्यूज़ का, 2 इंटीजर्स का। तो पहले आप सिस्टम को 2 वैल्यूज़ भी तो डालोगे ना, 2 इंटीजर वैल्यूज़ भी डालोगे, तब वो उनका सम करेगा। तो वैल्यूज़ जो आप कीबोर्ड से डालोगे उसके लिए आप किस फंक्शन का यूज़ करोगे, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करोगे। दिस फंक्शन कैन बी यूज टू इनपुट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स। इस फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो इनपुट करने के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, यानी कि डिजिट्स हैं, सिंगल कैरेक्टर्स हैं, या स्ट्रिंग्स है यानी कि पूरी वर्ड्स हैं, तो उसके लिए आप इसका यूज़ करते हो। द स्कैनएफ फंक्शन स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अंटिल अ वैल्यू इज टाइप्ड एंड इन रिटर्न की इज प्रेस्ड। क्या कह रहा है वो कि स्कैनएफ फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रोक देती है जब तक कि आप वो वैल्यू इनपुट नहीं कर लेते। अगर आपने स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू कहा है, जैसे 2 नंबर्स ही इनपुट करने के लिए कहा है, तो जब तक आप 2 नंबर्स उसको नहीं दे दोगे, जब तक वो टाइप नहीं करोगे, तब तक एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो वो वैल्यू टाइप करने के बाद फिर आपको क्या की प्रेस करनी है, एंटर की प्रेस करनी है, उसके बाद आगे फर्दर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपको रन करते वक्त ध्यान रखना है, जितनी भी वैल्यूज़ आपने इनपुट करवानी है स्कैनएफ की हेल्प से, पहले आप जितनी वैल्यूज़ वो मांग रहा है पहले आप उतनी वैल्यूज़ डालोगे, एंटर की प्रेस करोगे, तब आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है। अब सिंटैक्स देखिए स्कैनफ फंक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन आप बार बार यूज़ करेंगे, तो उनका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको स्कैनफ वर्ड लिखना है, और इसमें स्कैनफ और प्रिंटफ में ये इकट्ठा है। कई स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, खासकर प्रिंटफ फंक्शन में इस एफ को अलग से लिख देते हैं स्पेस देकर, जो कि बिल्कुल गलत है। ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, मैंने आपको बताया था, जो आपके पास रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, और जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, एज इट इज़ रखोगे। और वैसे भी आइडेंटिफायर्स में आपने रूल्स में पढ़ा था, वेरिएबल नेम में भी और फंक्शन नेम में भी, कि आप उसके अंदर वाइट स्पेस तो वैसे भी नहीं दे सकते। अगर आप खुद से भी डिफाइन कर रहे हैं तब भी आप बीच में वाइट स्पेस नहीं दे सकते नाम के। तो ये सारे लेटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स जुड़े हुए हैं, बीच में कहीं कोई गैप नहीं है। तो लगातार आपको लिखना है स्कैनफ, उसके बाद आपको लगानी है ब्रैकेट। हर फंक्शन में ऐसे ही यूज़ होगा ये। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको ये डबल कोटेशन मार्क्स लिखना है। इसके अंदर आएगा फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग्स। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी क्या है ये फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग्स। उसके बाद आपको इस चीज़ को इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद कर देना है। उसके बाद नीचे आएगा कोमा, और फिर आएगा लिस्ट ऑफ वेरिएबल एड्रेसेस। ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल एड्रेसेस क्या है। फिर इस ब्रैकेट को बंद करना है, और बाद में क्या आएगा, सेमीकोलन। ठीक है। अब आपने इस फॉर्मेट के अंदर पढ़ा, पहले स्कैनफ लिखना है, फिर ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये आएगा फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग, बीच में आएगा कोमा, और फिर आएगी लिस्ट ऑफ वेरिएबल एड्रेसेस, फिर ब्रैकेट बंद, और फिर सेमीकोलन। अब इसमें आपने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग और दूसरा पढ़ा लिस्ट ऑफ वेरिएबल एड्रेसेस। ये दो चीज़ क्या है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ द कन्वर्जन कैरेक्टर। ये क्या, इसमें क्या आता है, कन्वर्जन कैरेक्टर आता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, परसेंटेज साइन से। तो अगर आपको बोला जाए कि इस परसेंटेज साइन को सी के अंदर क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, कन्वर्जन कैरेक्टर है। वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कन्वर्जन कैरेक्टर क्या है, परसेंटेज, अ डाटा टाइप कैरेक्टर और टाइप स्पेसिफायर एंड ऑप्शनल नंबर दैट स्पेसिफाइंग द फील्ड विड्थ। ये चीज़ मैं आपको बाद में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कन्वर्जन कैरेक्टर आएगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल एड्रेसेस जब आप डालोगे तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू आप इनपुट करा रहे हो वो यहाँ पर आएगा, लेकिन साथ में उसके साथ एम्परसेंट सिंबल आएगा। ये जो एंड का साइन है जिसको आप एंड बोलते हो, इसको सी के अंदर हम बोलते हैं एम्परसेंट। ठीक है। तो बिफोर द वेरिएबल नेम, हर एक वेरिएबल नेम के आगे ये एम्परसेंट सिंबल आएगा। ये है क्या, ये एक ऑपरेटर है। ये भी पूछा जाता है कि ये एम्परसेंट क्या है, एक ऑपरेटर है जो क्या स्पेसिफाई करता है, वेरिएबल्स नेम एड्रेस। क्योंकि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो, मैंने आपको कहा था मेमोरी के अंदर उसके लिए जगह है, उसके लिए एक एड्रेस चला जाता है, तो उस वेरिएबल के नेम को ये एड्रेस, उस वेरिएबल नेम का एड्रेस ये स्पेसिफाई करता है। तो इससे वो उस एड्रेस पर पहुंच जाएगा और जो भी वैल्यू आप डालोगे वहाँ जाकर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग है, ये अभी जो मैंने आपको इसमें बताया कन्वर्जन कैरेक्टर, ये अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए आप दो वेरिएबल्स, जैसे सम ऑफ टू इंटीजर्स ही लिया था हमने एग्जांपल, तो दो इंटीजर्स आपने मान लो ए और बी ले लिया, तो उनकी वैल्यू आप डाल रहे हो। ठीक है। उनकी वैल्यू को आपको इनपुट कराना है, तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे, पहले आप लिखोगे स्कैनफ, फिर आप लगाओगे ब्रैकेट, फिर इसके अंदर आप लिखोगे परसेंटेज डी। किस तरीके से, स्कैनफ, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये। अगर आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हो तो उसके लिए कन्वर्जन कैरेक्टर आता है परसेंटेज डी। आगे टेबल है, फ्लोट के लिए आता है जैसे परसेंटेज एफ, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस, आगे पूरी टेबल दे रखी है। अभी फिलहाल इंटीजर वेरिएबल हम ले रहे थे तो मैंने लिखा परसेंटेज डी। अगर एक ही वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करा रहे हो तो एक ही बार परसेंटेज डी आएगा, लेकिन अगर दो वेरिएबल की करा रहे हो तो दो बार परसेंटेज डी आएगा। ठीक है। तो अगर मैं दो वेरिएबल्स ले रही हूँ तो मैंने यहीं पर ही डाल दिया परसेंटेज डी, बीच में स्पेस दे के लिख सकते हो परसेंटेज डी, ना दो तो बिल्कुल लगातार भी लिख सकते हो परसेंटेज डी एक साथ हमने लिख दिया। वैसे स्कैनफ में हम स्पेस नहीं देते, प्रिंट एफ में हम वाइट स्पेस फिर भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद ऊपर इन्वर्टेड कोमास बंद कर दिए, फिर बीच यहाँ पर क्या आएगी, कोमा, और फिर क्या आएगा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल एड्रेसेस। यहाँ पर आप क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे। मान लीजिए ऊपर आपने वेरिएबल्स का नाम ए और बी डिफाइन कर रखा है, तो एम्परसेंट साइन ए, फिर कोमा, एम्परसेंट साइन बी।
ठीक है, और फिर आप इस ब्रैकेट को बंद करके सेमीकोलन लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल जो इसने दे रखा है, इसने एक वेरिएबल के लिए दे रखा है जो कि इंटीजर टाइप का है। परसेंटेज डी से ही पता चला कि वो इंटीजर टाइप का है, और कोमा m%n, और एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो उतनी ही बार आप उसकी टाइप यहाँ पर कन्वर्जन कैरेक्टर लिखेंगे और उनको यहाँ पर कोमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। m% सिंबल preceding the variable is necessary whenever a single numeric value or character is to be read, ठीक है। एम्परसेंट सिंबल वेरिएबल के आगे लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका एरर आ सकता है या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा, तो ये आपको भूलना नहीं है। स्कैनएफ के अंदर आप एम्परसेंट सिंबल लगाएंगे। क्लियर हो गया, ये था स्कैनएफ फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक प्रिंटएफ फंक्शन का। प्रिंटएफ फंक्शन इज यूज टू आउटपुट और प्रिंट आ मैसेज। जैसे स्कैनएफ फंक्शन इनपुट के लिए यूज़ होता है, प्रिंटएफ फंक्शन आउटपुट के लिए यूज़ होता है या किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए, या तो स्क्रीन पर या पेपर पर। दिस फंक्शन कैन बी यूज टू आउटपुट एनी कॉम्बिनेशन। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, अगर हमें कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, सिंगल कैरेक्टर या स्ट्रिंग्स को आउटपुट कराना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे। एफ जो है प्रिंट एफ में, एफ किसको स्टैंड कर रहा है, इट रिप्रेजेंट आइदर फॉर्मेटेड और फंक्शन, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन इज टू मूव डाटा फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। मेन काम इसका क्या है कि उसकी मेमोरी में जो भी स्टोर है कंप्यूटर की मेमोरी में, उसको आउटपुट डिवाइस पर यानी कि जैसे मॉनिटर पर लेकर आना, ठीक है। उस डाटा को मूव कर देता है वहाँ से स्क्रीन पर। द प्रिंट एफ फंक्शन इज रिटर्न एज, इसका आपके पास सिंटेक्स क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले आप प्रिंट एफ लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास, फिर यहाँ पर जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है वो आएगा, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाएंगे, ठीक है, और फिर लास्ट में सेमीकोलन आ जाएगा, सिर्फ मैसेज प्रिंट कर रहे हो तो। लेकिन अगर वेरिएबल्स की वैल्यू आप आउटपुट करा रहे हो, जैसे आपने मान लो सम ऑफ 2 वेरिएबल ही किया, तो पहले 2 वेरिएबल लिखे, फिर मान लीजिए c इक्वल टू a+b कर दिया, यानी कि a+b की वैल्यू कहाँ जाकर स्टोर हो गई, c में। तो अब यहाँ पर आप c की वैल्यू देखना चाह रहे हो तो इसके अंदर तो आप लिख देंगे सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है, और यहाँ पर कोमा लगा के वो वेरिएबल आ जाएगा। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल किया, ए और बी 2 इंटीजर्स लिए, अब उनका आप सम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर पहले आप लिखोगे प्रिंट एफ, फिर कोमा, फिर आप लिखोगे जैसे सम ऑफ 2 नंबर्स या 2 वैल्यूज़, 2 इंटीजर वैल्यूज़, इस तरीके से। ये तो ये एज इट इज़ इन कोमास के अंदर जो लिखेंगे एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, इज़ भी इसके अंदर ही लिख लेना, और फिर यहाँ लगा देना कोमा, और यहाँ वो वेरिएबल जिसमें जाके वैल्यू स्टोर हुई है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। जैसे सम ऑफ 2 वैल्यूज़ इज़, मान लो ए और बी में आपने 2 और 3 दिया तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ 2 वैल्यूज़ इज़ 5, इस तरीके से, और बाद में आपको क्या लगा देना, सेमीकोलन। जब आप स्कैनएफ लोगे तो उसमें वेरिएबल के आगे एम्परसेंट साइन आता है, यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट का नाम आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसने बता दिया वेयर कंट्रोल स्ट्रिंग रेफर्स टू द स्ट्रिंग और डाटा हैज़ टू बी प्रिंटेड। कंट्रोल स्ट्रिंग तो वो है जो डाटा एज इट इज़ आपको प्रिंट करना, जो भी मैसेज एज इट इज़ प्रिंट करना वो आएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन फॉर द वेरिएबल प्रेजेंट इन द आउटपुट डाटा स्ट्रीम। द आर्ग्यूमेंट में बी कॉन्स्टेंट, सिंगल वेरिएबल और एरे नेम। ये डिटेल में आगे आप पढ़ोगे मोर अबाउट प्रिंटएफ फंक्शन में। फिलहाल आप एग्जांपल्स देखिए, जैसे प्रिंटएफ लिखा और इस तरीके से इन्वर्टेड कोमास में आपने लिख दिया वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, और बाद में लगाना सेमीकोलन। तो इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर प्रिंटएफ में आप जो भी लिखोगे आउटपुट में एज इट इज़ वो लाइन यूँ की यूँ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर आपको इसी के इस लाइन में भी आपको कोई वर्ड डबल इन्वर्टेड कोमास में चाहिए है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए। अब जैसे आपको अब ये आउटपुट चाहिए, माई नेम इज़ नीरज, जो आपको नाम चाहिए वो आपको इन्वर्टेड कोमास में चाहिए, डबल कोटेशन मार्क्स में चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रिंटएफ माई नेम इज़ स्लैश नीरज और फिर स्लैश, फिर इन्वर्टेड कोमास, और बाद में ये जो बंद हुए हैं ये जो हैं ये तो प्रिंटएफ के हैं, और ये जो हमें चाहिए थे तो इसके आगे हमेशा इसके आगे आप स्लैश लगा दो, ठीक है। अगर आप स्लैश नहीं लगाते हो तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। माई नेम इज़ और यहाँ आपने मान लीजिए स्लैश नहीं लगाया और फिर से शुरू कर दिया, तो उसके लिए तो प्रिंटएफ के अंदर बस इतना ही मैसेज है, आगे फिर दोबारा से है तो उसको वो आगे की सारी स्ट्रिंग्स को तो इग्नोर कर देगा। उसके लिए तो जहाँ ये ख़त्म हो गई है उतना ही मैसेज वो प्रिंट करेगा,
तो वो नाम आगे का नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर आप प्रिंट एफ के अंदर जो मैसेज प्रिंट कर रहे हो उसके अंदर भी आपको अगर डबल कोटेशन मार्क्स चाहिए तो उसके आगे आप स्लैश लगा दीजिए, ठीक है। तो अब ये मैसेज इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आगे इसने एग्जाम्पल में यही बताया कि अगर आप जैसे विल लिख दिया और उसके बाद आगे फिर आप कुछ भी लिख रहे हो वो काम नहीं करेगा, सारी स्ट्रिंग्स फर्स्ट को छोड़कर बाकी सारी स्ट्रिंग्स इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट इसने क्या बताया कि ब्लैंक स्पेस जो है आप डाल सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। देखो यहाँ माई, फिर हमने ब्लैंक स्पेस डाला, नेम फिर डाला, तो आप प्रिंट एफ फंक्शन में इसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस डाल सकते हो और कहीं नहीं डाल सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोर अबाउट प्रिंट एफ फंक्शन। अभी तक आपने प्रिंट एफ फंक्शन में पढ़ा कि हमें एज इट इज़ अगर मैसेज प्रिंट करना है तो उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या, अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जैसे सी की वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए है तो उसके लिए आप यहाँ पर परसेंटेज डी लगाएंगे, ठीक है। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज, और क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो इसीलिए यहाँ पर आप कन्वर्जन कैरेक्टर परसेंटेज डी लिखेंगे और फिर कोमा सी, तो क्या होगा, इस सी की वैल्यू इस परसेंटेज डी की जगह पर आ जाएगी, ठीक है। अभी बताती हूँ मैं आपको डिटेल में, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू ही बताती हूँ। जैसे इंट आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 3, दो वैल्यूज़ आपने ले ली, अब आपको मैसेज प्रिंट कराना है, ठीक है। और बीच में आपको इनकी वैल्यूज़ भी डालनी है कि वैल्यू ऑफ आई इज़, और फिर आपको चाहिए 2, वैल्यू ऑफ जे इज़, फिर चाहिए 3। तो जहाँ पर आपको ये वैल्यू लानी है वहाँ पर आप लिख दीजिए परसेंटेज डी। किस तरीके से, पहले आप लिखेंगे प्रिंट एफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट की, इसके अंदर लिखा द वैल्यू ऑफ आई इज़, फिर 2 चाहिए था तो उसकी जगह लगा दिया परसेंटेज डी। तो पहले आप आई ही लिखेंगे, तो इस आई की वैल्यू यहाँ पर जब आउटपुट में 2 आ जाएगी। एंड जे इज, इसकी वैल्यू जे की जगह आ जाएगी, यहाँ पर जे में जो भी वैल्यू होगी 3 इसकी जगह प्रिंट। तो ये मैसेज कैसे प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आई इज 2 एंड जे इज 3, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इंटीजर के लिए तो जैसे यहाँ परसेंटेज डी लगा रहे हैं हम, तो हर एक डाटा टाइप के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है। जैसे डाटा डिस्प्ले एज ए सिंगल कैरेक्टर हो रहा है तो उसके लिए परसेंटेज डी सी होगा। इंटीजर के लिए मैं बार बार बता रही हूँ परसेंटेज डी होगा। अगर कोई फ्लोटिंग नंबर है और उसको साइंटिफिक नोटेशन आप दे रहे हो, साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको बताई थी, जैसे 2e, और आप कोई भी वैल्यू नंबर दे रहे हो, जैसे आपने दे दिया 2, तो इसका मतलब क्या है 2 × 10⁻²। तो इस तरीके से अगर साइंटिफिक नोटेशन है तो उसके लिए परसेंटेज ई, और डेसिमल नोटेशन है विदाउट एक्सपोनेंट तो उसके लिए परसेंटेज एफ, साइंड स्ट्रिंग के लिए है परसेंटेज एस। मेनली आपकी यही डाटा टाइप्स, यही जो है टाइप्स हम यूज़ करेंगे, कन्वर्जन कैरेक्टर हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम्स के अंदर। आगे की इतना यूज़ नहीं होता, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। जैसे साइंड इंटीजर के लिए डी तो है ही है, साथ में परसेंटेज आई भी यूज़ कर सकते हो, अनसाइंड के लिए परसेंटेज यू, इस तरीके से आप ये पढ़ सकते हो। हम जो यूज़ करेंगे ये ऊपर वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से ये आप वैल्यूज़ कैसे दोगे, ठीक है। जैसे अगर दो नंबर्स का सम कर रहे हो आप, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे इंटीजर टाइप के पहले आपको 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एक में पहली वैल्यू स्टोर कराओगे, एक में दूसरी वैल्यू स्टोर कराओगे जिनका सम कराना है, और तीसरे वेरिएबल में उनकी वैल्यू सम आएगी, इस तरीके से। फिर आप पहले इन दोनों वैल्यूज़ को इनपुट कराओगे स्कैन एफ की हेल्प से। तो स्कैन एफ परसेंटेज कैसे बताया मैंने, स्कैन एफ में आप वैल्यूज़ कैसे डालोगे, अभी फॉर्मेट पढ़ा ना आपने। स्कैन एफ में पहले आप कन्वर्जन कैरेक्टर लिखोगे, जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट करा रहे हो वो आ जाएगा परसेंटेज डी, फिर कोमा बंद, फिर नीचे कोमा, ये तो डबल कोटेशन मार्क्स बंद किए, फिर नीचे कोमा, फिर उन वेरिएबल्स को एम्परसेंट साइन के साथ इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इनपुट हो जाएंगी, ठीक है। अब या तो आप यहीं पर ही भी लिख सकते थे इंट ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3, तो उस केस में क्या होता है वो वैल्यू फिक्स हो जाती है। ए की वो वैल्यू हमेशा 2 ही लेता और बी की 3 लेता, ठीक है। वो तो मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन टाइम पर जब इनिशियलाइजेशन कराते हो। लेकिन अगर आप रन टाइम पर इनिशियलाइजेशन कराना चाहते हो तो उसको फिर आप स्कैन एफ फंक्शन की हेल्प से ही करोगे। अब हर बार क्या होगा, जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे आप अलग अलग वैल्यूज़ का सम कर सकते हो, जो भी वैल्यू आप चेंज करना चाहो इसकी हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आपको इनका सम कराना है तो सी इक्वल टू आप क्या डाल दोगे, ए प्लस बी। तो सी के अंदर क्या चला गया, इनका सम चला गया। आगे करेंगे ये प्रोग्राम, अभी मैं ये जस्ट आपको क्लियर करने के लिए स्कैन एफ प्रिंट एफ फंक्शन ये बता रही हूँ। उसके बाद आप प्रिंट एफ में लिखेंगे सम ऑफ 2 इंटीजर्स या 2 नंबर्स इज, फिर सम चाहिए और सी किस टाइप का, इंट टाइप का, तो यहाँ पर आप लिखोगे परसेंटेज डी।
और फिर ये कोमा बंद कर दोगे तो ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और डी की जगह जिसकी वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, सी की, तो डी की जगह आप क्या लिख दोगे, सी, और बाद में बंद। तो ये मैसेज कैसे प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ टू वैल्यूज इज, जो भी आप सम आएगा वो, ठीक है। तो ये आपके पास थे प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन, जो आपके पास क्या फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शंस है, ठीक है, जो पहले से ही डिफाइंड है, उनको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। तो लाइब्रेरी फंक्शंस स्कैन एफ और प्रिंट एफ, इनके एग्जाम